नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक गेंद को लात मारते हैं तो वो क्यों चल पड़ती है? जब हम दरवाजे को धक्का देते हैं तो वो क्यों खुल जाता है? या जब हम मिट्टी को हाथ से दबाते हैं तो उसका आकार क्यों बदल जाता है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, फोर्स, बल। बल एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर समय काम कर रही होती है। यह वही शक्ति है जो चीजों को चलाती है, रोकती है, दिशा बदलती है या उनका आकार बदल देती है। जब हम यह अध्याय फोर्स एंड प्रेशर पढ़ते हैं तो हम केवल विज्ञान नहीं सीखते, बल्कि यह समझते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स कैसे इन अदृश्य शक्तियों से चल रहा है। सूरज का धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल हो, हवा का दाब जो मौसम बदल देता है, या हमारे हाथों की छोटी सी पुश, सब कुछ किसी न किसी बल का परिणाम है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बल हमेशा किसी इंटरैक्शन से उत्पन्न होता है, यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। बिना संपर्क या बिना प्रभाव के कोई बल नहीं हो सकता। इसके साथ ही इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि प्रेशर, दाब क्या होता है, यानी जब एक बल किसी सतह पर कार्य करता है तो उस पर क्या प्रभाव डालता है। हम सीखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। हम ये भी समझेंगे कि कैसे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस चीजों की गति को प्रभावित करती हैं। जब दो बल समान होते हैं तो वस्तु स्थिर रहती है और जब असमान होते हैं तो वो गति करती है। इस प्रकार फोर्स एंड प्रेशर केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह मोशन और इंटरैक्शन का जीवन दर्शन है, जो हमें यह सिखाता है कि हर क्रिया के पीछे कोई न कोई कारण होता है और हर परिवर्तन के पीछे एक बल कार्य कर रहा होता है। अब आइए समझते हैं कि फोर्स वास्तव में क्या होता है। बच्चों, जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं तब हम उस पर बल लगा रहे होते हैं। यानी बल एक ऐसा कार्य है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल सकता है, चाहे वह रेस्ट में हो या मोशन में। उदाहरण के लिए, जब आप फुटबॉल को पैर से मारते हैं तो आप एक बल लगा रहे होते हैं। ये बल गेंद को उसकी जगह से हिलाता है और उसे गति देता है। इसी तरह जब आप दरवाजे को खींचते हैं तो दरवाजा आपकी ओर आता है, ये भी बल का ही परिणाम है। बल केवल चलने या रुकने का कारण नहीं है, बल्कि यह किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। जब आप मिट्टी का ढेला दबाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, क्योंकि आपकी उंगलियों ने उस पर बल लगाया है। बल हमेशा किसी न किसी इंटरैक्शन से उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि जब तक दो वस्तुएं एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेंगी तब तक कोई बल नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, हवा और पतंग के बीच की क्रिया ही पतंग को उड़ने में मदद करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि बल वो चीज है जो किसी वस्तु को एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर सकती है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो बल उसे चलाना शुरू कर सकता है। यदि वस्तु चल रही है तो बल उसे रोक भी सकता है। बल की मात्रा यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम कहते हैं कि बल अधिक है तो इसका अर्थ होता है कि वस्तु पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण ये कहा जाता है कि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। इसलिए बल को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और शेप। यानी बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु की गति या आकार को बदलने की कोशिश करता है। बच्चों, ये बात बहुत जरूरी है समझना कि बल कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा किसी इंटरैक्शन से उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या किसी तरह से प्रभाव डालती हैं, तभी बल का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो आपके हाथ और गाड़ी के बीच संपर्क होता है। यही संपर्क बल उत्पन्न करता है। यदि आप हवा में धक्का देंगे जहां कुछ नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब गाय बैलगाड़ी को खींचती है तो रस्सी के माध्यम से बल का आदान प्रदान होता है। गाय रस्सी पर बल लगाती है, रस्सी गाड़ी पर बल लगाती है और परिणामस्वरूप गाड़ी चलती है। अब सोचिए, सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, परंतु यहाँ तो कोई संपर्क नहीं है। तो क्या ये बल नहीं है? हाँ है, यह एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये हमें बताता है कि इंटरैक्शन केवल छूने से ही नहीं, बल्कि दूरी से भी हो सकती है। इस प्रकार बल का अस्तित्व तभी संभव है जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर प्रभाव डालें।
इसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स आदि, जहां वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जहां बल दूरी से लगता है। इस सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है नो इंटरैक्शन, नो फोर्स। यदि कोई इंटरैक्शन नहीं होगी तो कोई बल नहीं लगेगा। इसलिए जब भी हम अपने आसपास कोई परिवर्तन देखते हैं, कोई वस्तु हिल रही हो, गिर रही हो या रुक रही हो, तो ये सब किसी न किसी इंटरैक्शन का परिणाम होता है। यही इंटरैक्शन प्रकृति की हर क्रिया को संभव बनाती है। फोर्स के कई अद्भुत प्रभाव होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो बल उसे चलाना शुरू कर सकता है। जैसे फुटबॉल जब मैदान में स्थिर होती है और आप उसे लात मारते हैं तो वह चल पड़ती है। अगर कोई वस्तु पहले से चल रही है तो बल उसे रोक भी सकता है। जैसे जब आप गेंद को पकड़ते हैं तो आपके हाथ उस पर बल लगाकर उसे रोक देते हैं। सेकंड, चेंज इन डायरेक्शन। बल किसी वस्तु की दिशा भी बदल सकता है। जैसे क्रिकेट में जब गेंद बल्ले से टकराती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। थर्ड, चेंज इन स्पीड। बल वस्तु की गति को बढ़ा या घटा सकता है। जैसे जब हम साइकिल के पैडल को तेजी से दबाते हैं तो वह और तेज चलने लगती है। फोर्थ, चेंज इन शेप। बल वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। जब आप मिट्टी को दबाते हैं या स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल के चार प्रमुख प्रभाव होते हैं: वस्तु को चलाना या रोकना, दिशा बदलना, गति बदलना, आकार बदलना। इन प्रभावों को समझना हमें यह सिखाता है कि फोर्स इज द एजेंट ऑफ चेंज, यानी बल ही परिवर्तन का माध्यम है। अब हम एक बहुत ही रोचक अवधारणा पर आते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बल। जब किसी वस्तु पर दो या उससे अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे बराबर हैं या नहीं। यदि दो बल बराबर हैं और विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब दो बच्चे झूले के दोनों सिरों पर समान वजन से बैठे हों तो झूला स्थिर रहता है। लेकिन यदि एक बल अधिक है और दूसरा कम, तो उनका परिणाम शून्य नहीं होगा। तब वस्तु उस दिशा में चल पड़ेगी जहां बल अधिक है। इसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। एक उदाहरण लें, टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी। जब दोनों टीमें समान बल लगाती हैं तो रस्सी स्थिर रहती है। लेकिन जैसे ही एक टीम ज्यादा बल लगाती है, रस्सी उसकी ओर खिसक जाती है। बैलेंस्ड फोर्स वस्तु के मोशन को नहीं बदलता, परंतु अनबैलेंस्ड फोर्स वस्तु को एक्सेलरेट या मूव कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस, नो चेंज इन मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, चेंज इन मोशन, स्पीड और डायरेक्शन। यही कारण है कि प्रकृति में स्थिरता और गति दोनों एक साथ मौजूद है। जहां बल संतुलित है वहां स्थिरता है, और जहां असंतुलन है वहां गति है, और यही जीवन का भी सिद्धांत है। बच्चों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बिंदु पर आते हैं। बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो बल उसे चलने पर मजबूर कर सकता है, और यदि कोई वस्तु पहले से चल रही है तो बल उसकी गति या दिशा को बदल सकता है। आपने फुटबॉल का खेल तो जरूर देखा होगा। जब गेंद मैदान में पड़ी रहती है तो वो अपने आप नहीं चलती, लेकिन जैसे ही खिलाड़ी उसे पैर से मारता है, यानी उस पर एक फोर्स लगाता है, तो गेंद तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि बल ने उस वस्तु की स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलकर स्टेट ऑफ मोशन में बदल दिया। अब सोचिए, जब वो गेंद गोलकीपर के हाथों में आती है तो क्या होता है? गोलकीपर उसे पकड़कर रोक लेता है। यहाँ भी बल काम कर रहा है, परंतु इस बार बल ने गेंद की गति को कम किया, यानी उसे रोक दिया। यही कारण है कि हम कहते हैं, यदि बल गति की दिशा में लगता है तो वस्तु की स्पीड बढ़ती है, और यदि बल विपरीत दिशा में लगता है तो गति घटती है। हम इसे साइकिल चलाने के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब आप पैडल पर जोर लगाते हैं तो साइकिल की गति बढ़ जाती है, ये बल का असर है। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के पैड और पहिए के बीच का फ्रिक्शन फोर्स उसकी गति को कम कर देता है। इस प्रकार बल वस्तु की वेलोसिटी, डायरेक्शन या मोशन में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। ये हमें ये सिखाता है कि हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई बल कार्य करता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से जब तक किसी वस्तु पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता, वो वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहती है, चाहे स्थिर हो या समान गति से चल रही हो।
यही विचार न्यूटन के गति के पहले नियम में बताया गया है। इसलिए बच्चों, याद रखिए, बल ही वो कारण है जो गति को आरंभ करता है, बदलता है या समाप्त करता है। ये प्रकृति का एक फंडामेंटल सिद्धांत है जो हर गति के पीछे छिपा है। अब हम बल के एक और सुंदर और रोचक प्रभाव की बात करेंगे। बल वस्तु के शेप या फॉर्म को भी बदल सकता है। ये केवल गति का कारण नहीं होता, बल्कि यह किसी वस्तु को डिफॉर्म भी कर सकता है। जब आप एक गुब्बारा को दबाते हैं तो क्या होता है? उसका आकार बदल जाता है, वो फूलने या सिकुड़ने लगता है। इसका कारण है कि आपके हाथों द्वारा लगाया गया बल गुब्बारे के मॉलिक्यूल्स को इधर उधर खिसका देता है, जिससे उसका आकार बदल जाता है। इसी तरह जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो वह लंबा हो जाता है। आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा वह खींच जाएगा, लेकिन जब आप बल हटा लेंगे तो वह वापस अपनी पुरानी लंबाई में लौट आता है। ये बताता है कि कुछ वस्तुएं इलास्टिक होती हैं, जो बल के प्रभाव से बदलती हैं और फिर पुनः अपनी स्थिति में लौट आती हैं। अब आइए मेटल का उदाहरण लें। जब लोहार किसी लोहे के टुकड़े पर हथौड़ा मारता है तो उसका आकार बदल जाता है, वो सपाट या गोल बन जाता है। ये भी बल का ही परिणाम है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि बल वस्तु के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को बदल देता है। कुछ वस्तुएं स्थायी रूप से आकार बदल लेती हैं, जबकि कुछ अस्थायी रूप से। इस प्रकार बल न केवल गति में परिवर्तन लाता है, बल्कि वो किसी वस्तु की शेप और साइज को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि प्रकृति में हर निर्माण और हर परिवर्तन, चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाना हो या धातु का औजार, सब बल के प्रयोग से संभव होता है। तो बच्चों, अब आप जान गए कि बल केवल गति का नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी माध्यम है। अब हम उन बलों की बात करेंगे जो सीधे संपर्क में आने पर कार्य करते हैं। इन्हें कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है, यानी ये बल तभी लगते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छूती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो मुख्य प्रकार होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। पहले बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की। ये बल हमारे शरीर की मसल्स द्वारा लगाया जाता है। जब हम कोई वस्तु उठाते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं या दौड़ते हैं, तब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती है और यही क्रिया बल उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी रिक्शा खींचता है या जब एक घोड़ा गाड़ी खींचता है तो वो मस्कुलर फोर्स का प्रयोग कर रहा होता है। ये बल केवल संपर्क के माध्यम से ही काम करता है, इसलिए इसे स्पर्श बल कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। ये बल दो सतहों के बीच तब लगता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में होकर मोशन करती हैं। फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है। उदाहरण के लिए, जब आप गेंद को जमीन पर घुमाते हैं तो कुछ देर बाद वह रुक जाती है, क्योंकि जमीन और गेंद के बीच का फ्रिक्शन बल उसकी गति को कम कर देता है। फ्रिक्शन बल के बिना हम चल भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे पैरों और जमीन के बीच का फ्रिक्शन ही हमें फिसलने से बचाता है। इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बिना मस्कुलर फोर्स हम कोई कार्य नहीं कर सकते और बिना फ्रिक्शन हम स्थिर भी नहीं रह सकते। बच्चों, आइए अब हम समझते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी वे बल जो बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही वस्तुओं पर प्रभाव डालते हैं। ये बल हमें दिखाई नहीं देते, पर इनके प्रभाव को हम रोज महसूस करते हैं। इनकी तीन मुख्य प्रकार है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। जब हम किसी मैग्नेट को लोहे की कीलों या धातु के टुकड़ों के पास लाते हैं तो वे अपने आप चुंबक की ओर खींच जाते हैं। ये चुंबकीय बल है जो बिना छुए भी अट्रैक्शन और रिपल्शन पैदा करता है। चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और यही क्षेत्र धातुओं पर बल लगाता है। समान पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि विपरीत पोल्स नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बल केवल लोहे तक सीमित नहीं है, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुएं भी चुंबकीय प्रभाव दिखाती है। हम चुंबकीय बल का उपयोग कंपासेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स में करते हैं, जहां यह मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के परिवर्तन में मदद करता है। सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सोचिए, जब आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ या रबर की छड़ी को कपड़े से रगड़ते हैं और फिर उसे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो क्या होता है? वे टुकड़े खींचकर उस छड़ी से चिपक जाते हैं। ये जादू नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का परिणाम है। जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ये चार्ज किसी दूसरी वस्तु को बिना छुए अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। यदि एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। पर यदि दोनों पर समान चार्ज है तो वे एक दूसरे को धकेल देती हैं। इसे रिपल्शन कहते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उपयोग प्रिंटर्स, फोटोकॉपियर्स और एयर प्यूरिफायर्स में किया जाता है। ये बल बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन बहुत कम दूरी तक असर दिखाता है। अब हम आते हैं उस बल पर जो हर जगह काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह वही बल है जो हमें और बाकी हर चीज को धरती पर टिकाए रखता है। जब आप कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे गिरती है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। ये खिंचाव ही गुरुत्वाकर्षण बल है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड की हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। जितना बड़ा किसी वस्तु का मास होता है, उतना अधिक उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में घुमाए रखता है। न्यूटन ने इसका नियम बताया था। इस बल के बिना न ग्रह होते, न चांद की परिक्रमा, न ज्वार भाटा। ये पूरी सृष्टि को संतुलित रखता है। बच्चों, जब भी कोई बल किसी सतह पर कार्य करता है तो उसका प्रभाव केवल बल की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो बल कितने एरिया पर लगाया गया है। यही विचार हमें प्रेशर की अवधारणा तक पहुंचाता है। दाब वो मात्रा है जो बताती है कि किसी निश्चित क्षेत्र पर कितना बल लगाया जा रहा है। इसका सूत्र है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी सतह पर कार्य करने वाला बल उस क्षेत्रफल से विभाजित करने पर हमें दाब मिलता है। अब इसे सरल शब्दों में समझिए, यदि हम एक ही बल को बहुत छोटे क्षेत्र पर लगाएं तो दाब बहुत ज्यादा होगा, परंतु यदि वही बल बड़े क्षेत्र पर फैल जाए तो दाब कम हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं स्मॉलर एरिया इज इक्वल टू हायर प्रेशर एंड लार्जर एरिया इज इक्वल टू लोअर प्रेशर। उदाहरण के लिए, एक तेज धार वाला चाकू आसानी से चीजों को काट देता है क्योंकि उसका ब्लेड बहुत पतला होता है, यानी क्षेत्रफल छोटा होता है, जिससे दाब बहुत अधिक पड़ता है। वहीं अगर वही बल किसी मोटे ब्लेड से लगाया जाए तो वो चीज को काट नहीं पाएगा क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो गया और दाब कम हो गया। इसी तरह जब कुली सिर पर भारी सामान रखता है तो वो सिर पर एक कपड़े की पट्टी रखता है। क्यों? ताकि सिर पर लगने वाले बल का क्षेत्र बढ़ जाए और दाब कम महसूस हो। ये दाब की एक बहुत सुंदर व्यवहारिक व्याख्या है। एक और उदाहरण लें, स्कूल बैग के स्ट्रैप्स। अगर बैग की पट्टियां पतली होंगी तो वह कंधों पर बहुत दाब डालेंगी और दर्द होगा। इसलिए बैग में चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं ताकि बल बड़े क्षेत्र में फैले और दाब कम लगे। इस प्रकार दाब का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि बल केवल कितना नहीं, बल्कि कहां और कितने क्षेत्र में लगाया गया है, ये भी बहुत मायने रखता है। इसी समझ के कारण आज इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक दाब का प्रयोग हर क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो हवाई जहाज का डिजाइन हो या रक्त का प्रवाह। अब हम ये जानेंगे कि दाब केवल ठोस वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये लिक्विड्स और गैसेस में भी उतना ही सक्रिय है। आपने देखा होगा, जब हम पानी से भरी बोतल में छोटे छोटे छेद करते हैं तो नीचे वाले छेद से पानी ज्यादा तेजी से निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड प्रेशर नीचे की गहराई पर अधिक होता है। यह एक बहुत सुंदर प्राकृतिक नियम है। तरल में दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्योंकि ऊपर की परतों का भार नीचे की परतों पर पड़ता रहता है, जिससे नीचे वाले बिंदुओं पर दाब ज्यादा होता है। इसीलिए समुद्र के गहराई में रहने वाले जीवों को बहुत अधिक दाब सहना पड़ता है। जब कोई दम बनाया जाता है तो इंजीनियर नीचे की दीवार को ऊपर से मोटा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नीचे दाब बहुत अधिक होगा, इसलिए दीवार को वहां अधिक मजबूत होना चाहिए। ये तरल दाब का वास्तविक प्रयोग है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसें भी दाब डालती हैं, परंतु वे दाब केवल नीचे नहीं बल्कि सभी दिशाओं में डालती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक बलून फुलाते हैं तो हवा अंदर चारों दिशाओं में दाब डालती है, इसीलिए गुब्बारा फैलता है। अगर आप बहुत ज्यादा हवा भर देंगे तो अंदर का दाब इतना बढ़ जाएगा कि गुब्बारा फट जाएगा। गैसों का दाब ही वो कारण है जिससे हवाई जहाज उड़ सकते हैं और हवा के झोंके चल सकते हैं। ये दाब ही मौसम में परिवर्तन का भी एक बड़ा कारण है। इस प्रकार दाब हर पदार्थ में मौजूद है, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैसीय अवस्था में हो। प्रकृति के हर कोने में दाब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे वातावरण को संतुलित रखता है। अब हम उस दाब की चर्चा करेंगे जो हर समय हर जगह हमारे ऊपर कार्य करता है। इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत फैली हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस वायु का भी भार होता है और यह भार हर वस्तु पर एक निश्चित दाब डालता है। यही दाब कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दाब हर दिशा में कार्य करता है, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, यानी चारों ओर से। हमारे शरीर पर यह दाब बहुत अधिक होता है, लगभग 101 325 पास्कल या 1 एटमॉस्फेयर।
अगर ये दाब बिना संतुलन के होता तो हमारा शरीर कुचल जाता, लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक समान दाब मौजूद होता है जो बाहर के वायुमंडलीय दाब को बैलेंस रखता है। यही कारण है कि हम इस दाब को महसूस नहीं करते। एक सुंदर उदाहरण है रबर सकर। जब इसे किसी सतह पर दबाया जाता है तो उसके अंदर की हवा निकल जाती है और बाहर का वायुमंडलीय दाब उसे सतह से चिपकाए रखता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओटो वॉन गैरेक ने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया था। उन्होंने दो धातु के हेमिस्फीयर्स जोड़े और उनके बीच की हवा निकाल दी। फिर उन्होंने दोनों ओर घोड़ों को लगाकर खींचवाया, लेकिन वे उन्हें अलग नहीं कर पाए क्योंकि बाहर का वायुमंडलीय दाब इतना शक्तिशाली था कि उसने दोनों गोले कसकर जोड़े रखे। ये प्रयोग दिखाता है कि हवा का दाब भी अत्यंत शक्तिशाली होता है, भले ही हमें वो दिखाई नहीं देता। इस प्रकार वायुमंडलीय दाब हमारे जीवन के हर क्षण में काम कर रहा है, हमें संतुलित रखता है, सांस लेने में मदद करता है और मौसम के हर परिवर्तन की जड़ में यही दाब होता है। बच्चों, आज हमने सीखा कि फोर्स और प्रेशर केवल भौतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की हर क्रिया के पीछे काम करने वाले अदृश्य नियम है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, चीजें उठाते हैं या यहाँ तक कि सांस लेते हैं, हर जगह बल और दाब अपना कार्य कर रहे हैं। फोर्स हमें गति देता है, दिशा बदलता है और वस्तुओं के आकार को बदल सकता है। वहीं प्रेशर हमें ये सिखाता है कि बल किस प्रकार किसी सतह पर वितरित होता है और उसका परिणाम क्या होता है। हमने जाना कि बल के दो प्रकार होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दाब केवल ठोस में नहीं बल्कि लिक्विड्स और गैसेस में भी मौजूद है। हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत की तरह है जो हमें जीवन देती है। इसलिए याद रखिए, बल और दाब वे अदृश्य हाथ हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। वे हमारे आसमान, पृथ्वी, महासागर और यहाँ तक कि हमारे शरीर के संतुलन के भी मूल कारण हैं। Force and pressure are the silent architects of nature, unseen yet powerful, और इन्हें समझना प्रकृति को समझना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।